सभी दोस्तों को राम राम। शुरुआत करते हैं पशु परिसर की प्रश्नोत्तरी। और अभी कुछ समय शेष रहे तो धूम धड़ाके के साथ कीजिए प्रश्न और अपना सिलेक्शन कीजिए तय। 297 बच्चों को क्वालिफाई करके तो नौकरी लगना है, तो ये तो बड़ा टारगेट तो है नहीं। अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो करिए रिवीजन अपनी प्रश्नोत्तरी के साथ। सबसे पहले प्रश्न देखिए, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन सी जिले में है? ये गजनेर अभ्यारण्य कहां पर आता है? ये आता है राजस्थान के बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले का प्राचीन नाम बताइए, किसी को पता है तो? जांगल प्रदेश। क्या कहा जाता था इसके? जांगल प्रदेश कह सकते हैं। बीकानेर रियासत है, ये कौन सी रियासत से अलग हुई? ये मारवाड़ क्षेत्र का ही भाग है जो जोधपुर से अलग हुई है। ठीक है ना, राव बीका के द्वारा बीकानेर शहर बसाया गया था। कुछ प्रश्नों साथ साथ में हम जीके की भी कवर करते चलेंगे, जो जो प्रश्न हमें मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गुमबोरा नामक बीमारी, गुमबोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? गुमबोरा बीमारी ये पाई जाती है मुर्गी के अंदर, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता, बचाव ही इसका इलाज होता है। याद रखिए, मुर्गियों के अंदर जितनी भी ज्यादातर बीमारियां होती है उनका कोई स्पेशल वैज्ञानिक उपचार तो नहीं है, लेकिन उपचार इसका बचाव ही उपचार माना जाता है। तो गुमबोरा ये बीमारी किस में पाई जाती है? मुर्गी में पाई जाती है। या ये भी आ सकता है कुकुट के अंदर। किसके अंदर? कुकुट के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिला शामिल नहीं है? इसमें सम्मिलित वन्यजीव अभयारण्य और जिला दिया गया जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? सोरसेन बारा के अंदर है। वन विहार ये धौलपुर के अंदर है। इंपोर्टेड है ये प्रश्न, ये भी ध्यान रख लेना। बंदबारेठा अभयारण्य ये भरतपुर के अंदर है। केसर बाग ये उदयपुर के अंदर स्थित नहीं है, उतरेगा इसका डी। सोरसेन बारा का ये उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए, जो बांधवगढ़ अभयारण्य है, कौन सा? बांधवगढ़ अभयारण्य है, ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा, मानस है, मानस ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभयारण्य है। कभी व्याख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे, अगर आपको रीट लेवल या फर्स्ट ग्रेड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो जहां इंडिया जीके की बात आती है वहां पर हम व्याख्यात्मक रूप से 1 दिसंबर से नया बैच शुरू करेंगे। 1 दिसंबर से जो व्याख्यात्मक रूप होगा हमारा, बढ़िया नोट्स, बढ़िया लेवल के नोट्स हम तैयार करेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे हम पूरी व्याख्या से ये अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? लैक्टोज किसके लिए होती है? लैक्टोज मीठा, दूध को मीठा करने के लिए। और लैक्टोज सबसे ज्यादा कौन किसके दूध में? ये ऊंटनी के दूध में और घोड़ी के दूध में पाई जाती है भाई सबसे ज्यादा। तो मीठा बनाने के लिए जो पदार्थ होता है उसे लैक्टोज कहा जाता है। और लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से बनकर के मिला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पशु परिसर के अंदर 2 प्रश्न तो जनजातीय समुदाय के आने आने हैं, क्योंकि कोई क्षेत्र पूछ लेगा ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है, कौन सी जनजाति किन क्षेत्रों में जाकर के सर्दियों या गर्मियों में, इस प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा मेरे हिसाब से। तो निम्न में से भोटिया, शेरपा और किन्नौरी का संबंध किससे? तो इनका जो संबंध है वो उत्तराखंड जिले से। ये भोटिया, ये जनजाति है भोटिया, भोटिया उत्तराखंड से, शेरपा उत्तराखंड से, किन्नौरी उत्तराखंड से। अब देखो, कुछ कोचिंग वाले, मैं किसी को गलत नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बता देंगे, ये प्रश्न पक्का ही आएगा, 100% आएगा। जहां तक मेरा विचार है कि पशु परिसर की भर्ती लंबे अरसे के बाद, लंबे अरसे की कह सकते हैं कि पहली बार ही आ रही है पशु परिसर की भर्ती। और किस प्रकार का, किस लेवल का एग्जाम पेपर बनेगा वो तो शायद ये विभाग ही जानते हैं, लेकिन आरएसएस भी किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में देती है उसका आकलन करते हुए कोचिंग वाले हो या कोई भी संस्थान, यूट्यूबर हो, ये बताते हैं, अंदाजा लगाते हैं ये प्रश्न इंपोर्टेंट है इस विभाग की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भैंस के मांस को किस नाम से पुकारा जाता है? भैंस का मांस किस नाम से पुकारा जाता है? उसे कहते हैं बीफ, केरा बीफ। उसे किस नाम से पुकारा जाता है? भैंस के मांस को केरा बीफ कहते हैं। किस नाम से? केरा बीफ के नाम से जाना जाता है। कुछ आंसर के अंदर ये बीफ भी बताया जाता है, लेकिन बीफ और केरा बीफ में पूछा जाए तो भैंस का पूरा जो मांस होता है उसे केरा बीफ के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न देखिए दोबारा आ गया, भोटिया, शेरपा और किन्नरी कौन से समुदाय है, किस क्षेत्र के समुदाय है? देखिए कहां पर पाई जाती है, ये हिमालय के पशुपालक समुदाय। हिमालय मतलब उत्तराखंड के, किस क्षेत्र के? उत्तराखंड। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही, हिमालय की बात कर रही है, और हिमालय का एक भाग होता है उत्तराखंड, वहां के ये पशुपालक है। दुग्ध मापी में निशान लगे होते हैं, दुग्ध मापी में निशान लगे होते हैं। तो दुग्ध मापी कौन सी होती है? लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर में
पानी की मात्रा का मापन किया जाता है, भाई दूध के अंदर कितना पानी है उसके अंदर। तो इस प्रकार से लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें 0 से 40 ऊपर देखो इस प्रकार की नलिका होती है, तो यहां से शुरू होता है 0 और चलते चलते यहां तक क्या आ जाता है 40 तक आ जाता है, ऊपर से नीचे तक होता है ये आंकड़ा 0 से 40। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से पहाड़ी पशुपालक समुदाय है, पहाड़ों में रहने वाले समुदाय कौन से है, इनमें से बताना आपको। तो गुज्जर भी पहाड़ों में रहते हैं, गद्दी जनजाति भी पहाड़ों में रहती है। गुज्जर बकरवाल ये जम्मू कश्मीर की है, गद्दी है ये कहाँ की है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की, भोटी और शेरपा हमने पढ़ भी लिया है ये उत्तराखंड की है। तो सभी ये क्षेत्र ये पहाड़ी इलाकों के हैं, ये समुदाय पहाड़ी इलाकों के। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो भारत में नहीं पाली जाती, तो वो कौन सी है। यहाँ पर देखो रोड आइलैंड रेड, व्हाइट लेगहॉर्न, प्लायमाउथ रोग, ये मुर्गियों की नस्ल है सभी की सभी। यहाँ पर कौन सी विदेशी नस्ल है जो भारत में नहीं पाली जाती, भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है, ये घाघस है, ये देसी नस्ल है। ये कौन सी नस्ल है, ये देसी नस्ल है जो भारत में पाली जाती है। बाकी की कौन सी नस्ल है, ये विदेशी नस्ल है। प्रश्न को भी गौर से पढ़िएगा, भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है पूछा गया है, तो घाघस ये एक देसी नस्ल है, भारतीय नस्ल है। पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में किस प्रकार की होती है, पिंजरे किस प्रकार के बने होते हैं, तो इसमें टेयर स्टेप के भी पिंजरे होते हैं, ट्रिपल डेक के भी होते हैं, फ्लैट डेक के भी होते हैं, उपयुक्त सभी। ये पिंजरे की तीनों ही प्रणाली होती है, तीनों ही प्रकार पिंजरे की है। अगला प्रश्न, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टिक्का होता है, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टिक्का होता है। तो देखो वैसे तो ये भैंस के सिर पर टिक्का किस प्रकार का होता है, सफेद रंग का होता है। तो सफेद रंग का टिक्का तो मूरा में होता है, लेकिन मूरा से ज्यादा जो विकसित होता है टिक्का वो नीली रावी का होता है। यहाँ पर देखिएगा, पसंद किस नस्ल की भैंस के सिर पर टिक्का होता है, मस्तक के ऊपर जो सफेद टिक्का होता है वो नीली रावी और मुरा दोनों की होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित किस पर होता है, नीली रावी का स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नीली रावी हो जाएगा। नीली रावी का नाम नीली रावी क्यों पड़ा, ये सतलुज और व्यास नदी, सतलुज आपने नदी का नाम सुना होगा, सतलुज और व्यास नदी के किनारों पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और कहा जाता है कि इस नदियों का पानी कैसा, पानी का रंग कैसा होता है, नीला दिखाई देता है, और उसी पानी के नीले होने के कारण इसका नाम रख दिया गया है नीली रावी। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी कौन है, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी किसे कहा जाता है। तो देखिए ब्रॉयलर मछलियां क्यों ये मुर्गियां क्यों पाली जाती है, ब्रॉयलर ये मांस के लिए पाली जाती है, किसके लिए, मांस के लिए पाली जाती है। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो है विल्मर स्टील, कौन है, विल्मर स्टील को माना जाता है। अगला देखिए, बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट की बात करें तो 12 से 20 कितनी होती है भाई, 12 से 20 तक होती है बकरी की श्वसन गति। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं होता। यहां पर देखिए मुर्गी पालन में ये देख रहे हो आप, सबसे पहले ये इंपोर्टेंट प्रश्न आ रहा है बार बार, हमने कई बार सीरीज में देखा भी है, हमने मॉडल पेपर भी देखे हैं। तो ऑप्शन के अंदर गाय सबसे महत्वपूर्ण दिया जाता है कि मुर्गी पालन के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको कि गाय का पालन है वो मुर्गी पालन में नहीं आता, वो पशुपालन के अंदर आता है। इसके अलावा मुर्गी, बतख, ओटरकी ये सभी किसके अंदर आते हैं, मुर्गी पालन के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, खीस पिलाना किसके लिए आवश्यक होता है, खीस क्यों पिलाया जाता है, खीस पिलाना के लिए आवश्यक, किसके लिए आवश्यक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, किसके लिए आवश्यक, क्यों पिलाया जाता है खीस, तो प्रोटीन बढ़ाने के लिए, पालन को सरल करने के लिए, या फिर रोग प्रतिरोधकता के लिए, या सभी के लिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है पालन के लिए नहीं होता, क्योंकि खीस है ये ज्यादा से ज्यादा कितने दिन, लगभग 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक खीस आता है, कोलेस्ट्रम आता है। प्रथम दूध यानी पशु के ब्याने के बाद जो प्रथम दूध आता है वो कोलेस्ट्रम या खीस होता है। तो उसके अंदर प्रोटीन और पालन को सरल करने वाली बात तो रहती नहीं है, क्योंकि उसका जो बछड़ा होता है उसे एक लंबे समय तक दूध पिलाना होता है। तो ये तो है नहीं कि खीस से वह बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा, प्रोटीन की भरपाई हो जाएगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, रोग प्रतिरोधकता होता है, रोग प्रतिरोधकता होता है महत्वपूर्ण, ये कार्य करेगा। कितना दूध पिलाना चाहिए, बछड़े के वजन का 1/10 भाग है वो खीस है, उसको पिलाना चाहिए। निम्न में से किस दुग्ध दोहन विधि में पशु को कष्ट का अनुभव नहीं होता, किसमें नहीं होता, तो यहां देखिए पूर्ण हस्त दोहन विधि के अंदर कष्ट का अनुभव नहीं होता। अंगूठे के कारण पशु के अंदर थनैला रोग होने की संभावना रहती है, थनैला रोग हो जाता है। चुटकी भी एक दर्दकारी होता है, चुटकी ये सबसे ज्यादा गाय के लिए सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए आप छोटे थन वाले
पशु होते हैं। और अंगूठा अंगूठा थनैला रोग को भी प्रभावित करता है। सबसे जो कष्ट का अनुभव नहीं होता वो होते हैं पूर्ण हस्तधवन विद्धि। अगला प्रश्न, दही निर्माण में दूध में जामन कितने तापमान पर मिलाया जाता है? तो जामन लगाया जाता है वो कितने तापमान पर? जब दूध 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो तो उसमें क्या दिया जाता है? जामन दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है? मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है तो ये प्लस्टर को कहा जाता है। उत्तर है इसका डी प्लस्टर, मशीन मिल्किंग का हृदय हर्ट। प्रश्न अगला देखिए, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन गोर के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? भारतीय बाइसन के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा? ये पेरियार 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 ये केरल के अंदर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये भारतीय बाइसन के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास की लंबाई की बात करें तो ये होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम। याद रखिए दिशा ये कौन सी है? ये उत्तर दिशा। ये कौन सी? ये दक्षिण है। ये कौन सी है? ये पश्चिम, ये पूर्वी। अगर आपको याद नहीं रहता हो तो आप सिंपल सा, एक पप्पू नाम का आदमी होता है वो उद करता है। उद को देसी भाषा में कहते हैं लड़ाई। ये उद एक देसी भाषा का शब्द है जिसे लड़ाई कहा जाता है। तो ये पश्चिम से पूर्व पशु की आवास की लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई कैसे होनी चाहिए? उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न अगला देखिए, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? अरंडी का तेल प्रयोग में क्यों लाया जाता है पशु के अंदर? तो अरंडी का तेल महत्वपूर्ण होता है पशु के अंदर सबसे ज्यादा दस्तावर के रूप में, दस्तावर के रूप के अंदर। आफरा वगैरह जैसे रोग आ जाते हैं तो उसके अंदर पशु को अरंडी का तेल पिलाया जाता है। तो यहां पर रहेगा इसका उत्तर दस्तावर। बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलियान बनाए जाते हैं। तो बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर किस प्रकार के खलियान बनाए जाते हैं? तो उसमें बच्चा ब्याने का कमरा अलग होता है, यानी परसो रूम अलग होता है, आइसोलेशन रूम अलग होता है, और सांड के लिए जो शेड बनाए जाते हैं वो अलग होते हैं। उपयोग सभी इसके अंदर रहेगा बंद आवास के अंदर। आदर्श गौशाला की विशेषता क्या होती है? आदर्श गौशाला की विशेषता होती है कि उसमें स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था होती है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक पशु को पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए, ये भी सही है। चारे की नाद किसे बोलते हैं? ठाण को बोलते हैं, देसी भाषा में ठाण कहते हैं इसको। आगे से नीचे और पीछे से ऊंची दीवार वाली होनी चाहिए। उपयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों में थुतन तक सफेद पट्टी होती है? थुतन तक सफेद पट्टी पाई जाती है, कानों से थुतन तक सफेद पट्टी होती है। समझ रहे हो ना? कहां से? कानों से थुतन तक सफेद पट्टी होती है। वो कौन सी नस्ल की होती है? तो वो होती है तो ये टोगनबर्ग की, टोगनबर्ग की नस्ल होती है वो। अगला प्रश्न देखिए भाई, किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा, सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? बदावरी के अंदर 13 से 14%, 13 से 14% वसा है वो बदावरी भैंस की नस्ल में पाई जाती है। याद रखिए इस चीज को, बदावरी। द्विकाजी नस्ल कौन सी है भाई? गाय की द्विकाजी नस्ल जो मथुरा के कोसी में पाई जाती है। मथुरा यूपी के अंदर आता है और कोसी नदी के किनारे पर कोसी के अंदर पाई जाती है, तो वो मेवाती नस्ल है। कोसी में पाई जाती है, एक क्षेत्र है और क्षेत्र विशेष का नाम वहां पर कौन सी? मेवाती नस्ल। निम्नलिखित में से क्रॉसब्रीड गाय कौन सी है? क्रॉसब्रीड गाय कौन सी है? तो कर्ण स्विस। याद रखिए इस चीज को, कर्ण स्विस एक क्रॉसब्रीड गाय है। नकलिंग बहुत ही बड़ा प्रश्न है भाई, नकलिंग किसकी विधि है? किसकी विधि है नकलिंग? गाय व भैंस का दूध निकालने की विधि है। गाय व भैंस के दूध निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? नकलिंग के नाम से। अगला प्रश्न, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती? गुजरात ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती। यूपी से बदावरी नस्ल है। बाकी महसाना जाफराबादी गोदावरी है, ये गुजरात से नहीं है बदावरी। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुलेट मेरिनो के संकरण से विकसित की गई? तो यह नस्ल है वो है अविवस्थ। कौन सी है? अविवस्थ नस्ल। पशुओं में होने वाली बीमारियों के वर्गीकरण का आधार कौन सा होता है? बीमारियों के वर्गीकरण का आधार है या तो कोई रोग का कारक होता है, या रोग से कोई प्रभावित अंग होता है, या रोग का विभाजन कर सकते हैं हम। तो प्रयोग सभी इसका रहेगा उत्तर। वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणुरोधक, रोगाणुनाशक, गंधहारक, विघनदाहक तथा कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, तो वो कौन सा होता है भाई?
वह होता है पोटेशियम परमंगनेट, पोटेशियम होता है जिसका प्रयोग जीवाणु, रोगाणु, गंधहारक विघन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण से होता है? तो मेस्टाइटिस ये रोग होता है, थनैला रोग होता है, एक जीवाणु के कारण होता है, एक प्रकार का जीवाणु रोग है। निश्चित बहुत सारे मॉडल पेपर पढ़े हैं, देखे हैं बहुत सारी क्लासों के अंदर, ये यकीन कीजिए कि 2% इस प्रकार के आ ही जाएंगे, जीवाणु रोधक है, विषाणु रोधक है, या प्रोटोजोआ है, कवक है, किस प्रकार का रोग है। तो याद रखिए इस चीज को। मुर्गियों में होने वाले आर्द्र चेचक का प्रकार है, आर्द्र चेचक का प्रकार है तो कौन सा आर्द्र? डिफिथेरिया टाइप, डिफिथेरिया टाइप है, ये आर्द्र चेचक का प्रकार है। थनैला रोग से प्रभावित पशु अंग कौन सा है? थनैला रोग से प्रभावित पशु का अंग है दूध बनाने वाली कोशिकाएं हैं, वो क्या हो जाती है? बंद होने शुरू हो जाती है। दूध बनाने वाली कोशिकाएं हैं, उसमें अवरोध आ जाता है, अवरोध आ जाता है, मवाद आने लगता है, जिसके कारण पशु को पीड़ा होती है थनैला रोग के अंदर। अगला प्रश्न, जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है? जल का सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है? मलाशय में होता है। मुख्य गुहा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? मुख्य गुहा की ऊपरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं कठोर तालु। जीभ के डोर्सल सतह को क्या कहा जाता है? डोर्सल सतह को कहा जाता है डोर्सम लंग्स, डोर्सम लंग्स कहा जाता है उसे। भ्रूमंती पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? छत्ते जैसा आकार, तो रेटिकुलम होता है। वो क्या होता है? रेटिकुलम का आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। और सबसे बड़ा भाग कौन सा? तो रुमेन होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा? तो रुमेन होता है। पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में दोनों दाईं और बाईं और अगर चवर्ण दांतों से पहले एवं कर्तन दांतों के बाद वाले दांत कौन से होते हैं? तो ये दांत होते हैं वो केनाइन टीथ होते हैं। केनाइन कौन से होते हैं? ये केनाइन टीथ होते हैं। मसाई योद्धा क्या पहनते हैं? मसाई योद्धा क्या पहनते हैं? तो ये गहरे लाल रंग के सूखा और मोतियों के आभूषण पहनते हैं। घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता क्या हो जाएगी? अम्लता उसमें बढ़ जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी? अम्लता बढ़ जाएगी। बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग किस उम्र में? 1 से 2 वर्ष में। 1 से 2 वर्ष में। इस सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है भाई। टिम्पेनाइट्स यानी आफरा एक रोग है, किस प्रकार का रोग है? ये एक आहार जनित होता है, यानी हरा चारा, गीला चारा अधिक खाने से पशु के अंदर आफरे की समस्या आ जाती है। तो यह एक प्रकार का आहार जनित रोग है। आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।